फॉरेनर्स एक्ट 1946 एक बहुत पुराना कानून है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये इंडिया की आजादी से भी पहले बना था। ये कानून उन लोगों के बारे में है जो इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं। हम इन लोगों को फॉरेनर्स कहते हैं। ये एक्ट इंडियन गवर्नमेंट को काफी पावर्स देता है, इसमें कोई शक नहीं। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि हमारे देश में कौन एंटर करेगा। ये भी बताता है कि यहाँ कौन रुक सकता है और किन कंडीशंस पर। और सबसे जरूरी, ये तय करता है कि किसको इंडिया छोड़ना पड़ेगा। ये लेजिस्लेशन इंडिया के इमिग्रेशन रेगुलेशंस का एक फंडामेंटल पिलर बना हुआ है। इसने दशकों तक पॉलिसी को शेप किया है। तो ये एक्ट आखिर कर क्या सकता है? ये गवर्नमेंट को एक्सटेंसिव अथॉरिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी फॉरेनर को इंडिया छोड़ने का ऑर्डर दे सकती है। इस प्रोसेस को डिपोर्टेशन कहते हैं और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। गवर्नमेंट ये भी रेस्ट्रिक्ट कर सकती है कि कोई फॉरेनर इंडिया में कहां-कहां ट्रेवल कर सकता है। कुछ ज्यादा सीरियस सिचुएशंस में फॉरेनर को हिरासत में भी लिया जा सकता है या नजरबंद किया जा सकता है। ये एक्ट खुद फॉरेनर को बहुत सिंपल टर्म्स में डिफाइन करता है। फॉरेनर वो कोई भी है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है। ये डेफिनेशन भले ही सीधी सादी है, इसके बहुत गहरे और दूरगामी असर होते हैं। ये उस बुनियाद को बनाता है जिससे इंडिया अपने बॉर्डर्स के अंदर नॉन सिटीजन्स को पहचानता और मैनेज करता है। आप शायद पूछेंगे कि ये कानून आम लोगों पर कैसे असर डालता है। गैप 2S। सोचिए कोई इंडिया घूमने आना चाहता है, ताजमहल या गोवा के बीचेस देखने, या शायद वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए आ रहे हैं। हो सकता है वो परसिक्यूशन से बचकर हमारे यहाँ सेफ्टी ढूंढ रहे हों। फॉरेनर्स एक्ट उन सब की जिंदगी पर बड़े तौर पर असर डालता है। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी के स्टेट्स पर सवाल उठाते हैं तो उन पर एक भारी बोझ आ जाता है। उस इंसान को प्रूव करना पड़ता है कि वो फॉरेनर नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है। उन्हें वैलिड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उन्हें सिटीजनशिप का साफ और पक्का प्रूफ देना होता है। ऐसे प्रूफ के बिना उन्हें इस स्ट्रिंजेंट कानून के तहत सीरियस लीगल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नेशनल सिक्योरिटी, बिल्कुल सही, किसी भी सॉवरेन नेशन के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है। फॉरेनर्स एक्ट 1946 अक्सर इंडिया को सेफ रखने के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल हो सकता है और हुआ भी है अगर गवर्नमेंट को लगे कि कोई फॉरेनर एक थ्रेट है। ये परसीवर्ड थ्रेट पब्लिक ऑर्डर के लिए, पीस के लिए या खुद नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो सकता है। ये एक्ट ऑफिशियल्स को ऐसे जजमेंट्स लेने में काफी डिस्क्रेशन देता है, लेकिन ये वाइड डिस्क्रेशन कुछ लोगों को चिंता में डाल देता है। ऐसी चिंताएं हैं कि ये एक्सटेंसिव पावर्स शायद अनफेयरली या आर्बिट्रेरली इस्तेमाल हो सकती हैं। गवर्नमेंट के सामने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल फेयरनेस के बीच बैलेंस बनाने की चुनौती रहती है। ये एक रस्सी पर चलने जैसा है और दांव हमेशा ऊंचे होते हैं। जब इंडिया ने अपनी बड़ी मुश्किल से मिली आजादी हासिल की तो एक नया देश पैदा हुआ। इस नए देश को अपने साफ कानून चाहिए थे कि कौन यहाँ का है। इंडियन कौन है? तो सिटीजनशिप एक्ट पार्लियामेंट ने साल 1955 में पास किया। ये कानून बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी की बुनियाद है। ये क्लियरली बताता है कि किसे इंडियन सिटीजन माना जाता है। ये भी बड़े ध्यान से समझाता है कि कोई कैसे इंडियन सिटीजन बन सकता है, और उतना ही इम्पोर्टेंट, ये डिटेल में बताता है कि कोई अपनी इंडियन सिटीजनशिप कैसे खो सकता है। ये एक्ट असल में इंडियन नेशन से जुड़ने के कॉन्सेप्ट को ही डिफाइन करता है। ये हमारे रिपब्लिक का एक कॉर्नरस्टोन है जो ये तय करता है कि हम कौन हैं। तो इस एक्ट के तहत कोई असल में इंडियन सिटीजन कैसे बनता है? कानून में कई अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। एक कॉमन तरीका है इंडिया में पैदा होना, इसे कहते हैं सिटीजनशिप बाय बर्थ, या एक और इम्पोर्टेंट तरीका है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। मतलब अगर आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स हैं, लोग रजिस्ट्रेशन नाम के प्रोसेस से भी सिटीजन्स बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मतलब आमतौर पर इंडिया में एक तय वक्त तक रहना होता है। उन्हें कुछ और कंडीशंस भी पूरी करनी होती हैं, जैसे किसी इंडियन लैंग्वेज की जानकारी। फाइनली, अगर इंडिया किसी नए टेरिटरी को अपने में शामिल करे तो वहाँ रहने वाले लोग भी सिटीजन्स बन सकते हैं। इनमें से हर तरीके के बहुत स्पेसिफिक रूल्स और डिटेल्ड क्राइटेरिया हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई अपनी इंडियन सिटीजनशिप खो दे? हाँ, ये पॉसिबल है। सिटीजनशिप एक्ट क्लियरली बताता है कि किन हालातों में ऐसा हो सकता है। कोई इंसान अपनी मर्जी से अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ सकता है।
इस फॉर्मल एक्ट को रिनंजिएशन या त्याग कहते हैं। अगर कोई इंडियन सिटीजन जानबूझकर और अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश का सिटीजन बन जाता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट की जा सकती है। इंडिया जनरली अपने नागरिकों के लिए डुअल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं देता। गवर्नमेंट के पास किसी की सिटीजनशिप छीनने की भी पावर है। इसे डिप्राइवेशन या नागरिकता से वंचित करना कहते हैं। ये ड्रास्टिक मेजर आमतौर पर सीरियस केसेस के लिए होता है, जैसे अगर सिटीजनशिप फ्रॉड से हासिल की गई हो या अगर कोई इंसान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति निष्ठाहीनता दिखाए या दुश्मन के साथ सहयोग करे। कानून स्टैटिक नहीं होते, उन्हें अक्सर बदलते वक्त और हालातों के साथ बदलना पड़ता है। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 भी अपने शुरू होने के बाद कई बार संशोधित किया गया है। ये चेंजेस या अमेंडमेंट्स सिग्निफिकेंट हैं और बदलती हुई नेशनल प्रायोरिटीज को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जन्म से नागरिकता पाने के नियम सालों में काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। एक्ट के शुरुआती दिनों में सिर्फ इंडिया में पैदा होना ही अक्सर काफी होता था, लेकिन एक के बाद एक अमेंडमेंट्स ने खास करके 1986 और 2003 में इन प्रोविजंस को और स्ट्रिक्ट कर दिया। अब जन्म से सिटीजन बनने के लिए आम तौर पर जरूरी है कि कम से कम एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो और सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरा पेरेंट बच्चे के जन्म के समय इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ये चेंजेस अक्सर इलीगल इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर बढ़ती चिंताओं को दिखाते हैं। इंडिया को अपनी मजबूत और इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर गर्व है, जिसके शिखर पर सुप्रीम कोर्ट है। यह हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है, लीगल डिस्प्यूट्स का अल्टीमेट आर्बिटर। इसका एक सबसे क्रिटिकल फंक्शन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और उसके सभी कानूनों की व्याख्या करना। इस वाइटल रोल में नेचुरली फॉरेनर्स एक्ट और सिटीजनशिप एक्ट की व्याख्या करना भी शामिल है। जब इन कॉम्प्लेक्स कानूनों के मतलब पर कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन करता है। इसके डिसीजंस, जो जजमेंट्स में डॉक्यूमेंटेड होते हैं, क्लैरिटी देते हैं। ये जजमेंट्स एक्सप्लेन करते हैं कि इन कानूनों को कैसे समझा जाना चाहिए और प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई किया जाना चाहिए। कोर्ट ये एंश्योर करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कि ये कानून फेयरली इम्प्लीमेंट हों और इम्पोर्टेंटली कि उनका एप्लीकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाई गई बाउंड्रीज के अंदर रहे। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की भूमिका समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। कभी कभी इंडिविजुअल्स पर अथॉरिटीज द्वारा फॉरेनर्स होने का, न कि इंडियन सिटीजन्स होने का आरोप लगाया जाता है। हो सकता है उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स न हो या उनके क्लेम्स पर क्वेश्चन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दशकों में ऐसे कई चैलेंजिंग और सेंसिटिव केसेस सुने हैं। इन केसेस में इसने अक्सर उन राइट्स को क्लैरिफाई किया है जो इन इंडिविजुअल्स के पास लीगल प्रोसीडिंग्स के दौरान होते हैं। इसने सिटीजनशिप एक्ट के अंदर के एम्बिगुअस या कंटेस्टेड प्रोविजंस की भी व्याख्या की है। फॉर इंस्टेंस, आसाम में सिटीजनशिप के डिटर्मिनेशन से रिलेटेड कई सिग्निफिकेंट केसेस जो आसाम अकॉर्ड से लिंक्ड हैं, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। ये जजमेंट्स सिर्फ उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्वड हैं। ये लीगल प्रेसिडेंट्स सेट करते हैं। गवर्नमेंट जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, बेशक उसके पास ये पावर है कि वो कंट्रोल करे कि कौन सिटीजन है। उसके पास इमिग्रेशन मैनेज करने और ये डिसाइड करने की भी अथॉरिटी है कि देश में कौन एंटर कर सकता है और कौन रह सकता है। ये किसी भी नेशन के सॉवरेन फंक्शंस हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स के भी राइट्स होते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर पर्सन को कुछ फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है, कुछ के लिए सिटीजनशिप की परवाह किए बिना। सुप्रीम कोर्ट अक्सर खुद को बैलेंस खोजने की डेलिकेट पोजीशन में पाता है। इसे गवर्नमेंट की सिटीजनशिप और इमिग्रेशन को रेगुलेट करने की लेजिटिमेट अथॉरिटी को वे करना पड़ता है। इसके अगेंस्ट इसे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोमिस्ड फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिपोर्टेशन फेस कर रहा है तो कोर्ट ये स्क्रूटिनाइज कर सकती है कि क्या करेक्ट लीगल प्रोसीजर को मेटिकुलसली फॉलो किया गया था। ये जुडिशियल ओवरसाइट इन लाइफ अल्टरिंग डिसीजंस में फेयरनेस का एक मेजर एंश्योर करने में हेल्प करती है। हमारे आसपास की दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, नए चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस प्रेजेंट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की कानूनों की अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन भी इन नई रियलिटीज को मीट करने के लिए इवॉल्व होती है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पार लोगों के लार्ज स्केल मूवमेंट्स के बारे में सोचिए। एक ग्लोबल फिनोमेनन। उन लोगों पर विचार करें जो अपने होम कंट्रीज में परसिक्यूशन या कॉन्फ्लिक्ट से रिफ्यूज सीक कर रहे हैं।
ये नोट करना इम्पोर्टेंट है कि इंडिया 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न रूलिंग्स में अक्सर ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स पर विचार किया है। इसने स्टेटलेसनेस जैसे डिफिकल्ट इश्यूज से जूझा है, जहां इंडिविजुअल्स को किसी भी कंट्री द्वारा सिटीजन्स के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। कोर्ट के डिसीजंस फ्रीक्वेंटली जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने का प्रयास करते हैं, जबकि साथ ही लेजिटिमेट नेशनल इंटरेस्ट्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स को एक्नॉलेज और सेफगार्ड भी करते हैं। चलिए अपनी डिस्कशन को थोड़ा और बढ़ाते हैं और बर्थराइट सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। इस प्रिंसिपल को अक्सर इसके लैटिन नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है राइट ऑफ डी सॉइल। ये एक रिलेटिवली सिंपल आइडिया है। अगर आप किसी कंट्री के टेरिटरी में पैदा होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस कंट्री के सिटीजन बन जाते हैं। ये रूल नॉर्थ और साउथ अमेरिका के कई कंट्रीज में एक बहुत कॉमन और एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। हाउएवर, दुनिया के दूसरे हिस्सों में जैसे कि यूरोप और एशिया के कई कंट्रीज में ये लेस कॉमन है। ये नेशंस शायद किसी के पेरेंट्स की सिटीजनशिप पर ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, जिसे या राइट ऑफ ब्लड के नाम से जाना जाता है। बर्थराइट सिटीजनशिप का ये प्रिंसिपल ग्लोबली लीगल और पॉलिटिकल डिस्कशंस में एक सिग्निफिकेंट टॉपिक है। रिसेंटली बर्थराइट सिटीजनशिप का यही इशू यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में एक मेजर केस का फोकस बना। ये केस, जिसे हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, एक एग्जीक्यूटिव आर्डर से सामने आया। ये आर्डर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 20, 2025 को इशू किया था। इसका एम था कि बर्थ पर यूएस सिटीजनशिप किसे मिलती है उसे सिग्निफिकेंटली लिमिट करना। आर्डर ने फेडरल एजेंसीज को डायरेक्ट किया कि यूएस में पैदा हुए बच्चों को यूएस सिटीजनशिप डिनाई करें, अनलेस इसने स्पेसिफाई किया उनके कम से कम एक पेरेंट अमेरिकन सिटीजन या लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट हों। कोर आर्गुमेंट ये था कि उन पेरेंट्स के बच्चे जो यूएस में लीगल ऑथराइजेशन के बिना हैं या टेम्परेरी वीजा पर हैं, वो ट्रूली यूनाइटेड स्टेट्स के ज्यूरिसडिक्शन के सब्जेक्ट नहीं है, जैसा कि 14th अमेंडमेंट में मेंशन है। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरेक्स पूरे अमेरिका में एक मैसिव लीगल और पब्लिक डिबेट स्पार्क कर गया। तो इंडिया का सिटीजनशिप के प्रति अप्रोच इससे कैसे कंपेयर करता है, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग बर्थराइट। जब सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 पहली बार इनेक्ट हुआ था, तो बर्थराइट सिटीजनशिप पर इंडिया का स्टांस रिलेटिवली ज्यादा लिबरल था। जनरली अगर आप जनवरी 26, 1950 और जुलाई 1, 1987 के बीच इंडिया में पैदा हुए थे तो आपको बर्थ से इंडियन सिटीजन माना जाता था। लेकिन चीजें टाइम के साथ चेंज हो गई हैं। लॉ को अमेंड किया गया है कि अमेंडमेंट्स पर्टिकुलरली एक 1986 में और दूसरा 2003 में ने बर्थराइट सिटीजनशिप के रूल्स को कंसीडरेबली स्ट्रिक्टर बना दिया। गैप 2S अब किसी पर्सन के लिए जो इंडिया में दिसंबर 3, 2004 हो या उसके बाद पैदा हुआ हो, बर्थ से सिटीजन होने के लिए एक ही कंडीशन अप्लाई होती है, या तो दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन होने चाहिए या एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो और दूसरा बच्चे के जन्म के समय इलीगल माइग्रेंट न हो। ये अर्लियर ब्रॉडर एप्लीकेशन ऑफ से एक नोटिसेबल शिफ्ट है और ट्रेडिशनल ज्यादा एक्सपेंसिव यूएस इंटरप्रिटेशन से अलग है। सिटीजनशिप पर ये डिबेट्स चाहे इंडिया में है, यूएस में या कहीं और, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लीगल आर्गुमेंट्स नहीं है। ये नेशनल आइडेंटिटी के बारे में बहुत डीप और अक्सर इमोशनल क्वेश्चंस को टच करती है। एक नेशन को ट्रूली क्या डिफाइन करता है? कौन इसके फोल्ड में बिलोंग करता है? कौन डिसाइड करता है? हम सोसाइटीज के तौर पर लेजिटिमेट नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के बीच सही बैलेंस कैसे स्ट्राइक करते हैं? बर्थराइट सिटीजनशिप पर रिसेंट यूएस सुप्रीम कोर्ट केस इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को उजागर करता है। इंडिया का अपना जर्नी, इसके इवॉल्विंग सिटीजनशिप लॉज और अमेंडमेंट्स के साथ भी एक ऐसे नेशन को रिफ्लेक्ट करता है जो इन इंट्रिकेट इश्यूज से जूझ रहा है। इन लॉज का एक प्रोफाउंड और लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। ये इंडिविजुअल्स की लाइव्स, उनके सेंस ऑफ आइडेंटिटी और उनके फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग को शेप करते हैं। अल्टीमेटली ये नेशन के वेरी कैरेक्टर और फैब्रिक को शेप करने में भी एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं।